हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लिमिटलेस नॉलेज पे जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर से चालू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोर, आइंस्टाइन कंडेंसेट तक पढ़ा था। अब हम लोग अगला चालू करेंगे इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर्स तक। तो चलिए देखते हैं इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर्स। यहाँ से चालू होता है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, सबको पता है। देखो, अगर बर्फ़ पानी में बदल जाता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे होता है, गैसेस में कैसे होता है, सारी प्रोसेसेस इसी में समझाए गए हैं। फिर उसके अंदर में ही आता है वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सब लोग जानते हो। सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर, लिक्विड सब लोग जानते हो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसेज एज वाटर वेपर, भाप, गैसेज जो कि भाप के फॉर्म में होती है, गैसेज एज वाटर वेपर्स। फिर प्रोसेसेस आते हैं कैसे होते हैं ये सब, किस प्रोसेस से वाटर सॉलिड में होता है, सॉलिड वाटर में होता है, गैस में होता है, वाटर वेपर्स में कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हैं इसी में। तो सब्लिमेशन, पहला प्रोसेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट सॉलिड को वेपर्स में और वेपर्स को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग की मदद से। इसमें हम लोग बीच में जो वाटर वाला फॉर्म मतलब लिक्विड में जाना, लिक्विड में नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में और वेपर से सॉलिड में, यानी बर्फ़ को भाप बना देंगे, भाप को बर्फ़, ऐसा कुछ डायरेक्टली, ना कि बर्फ़ को पानी बना के तब भाप बनाना। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड को गैस या गैस को डायरेक्ट सॉलिड में। एनसीईआरटी में एक टेबल दी है, कैसे ऐसे ड्राइंग टाइप में टेबल दी है, सो ट्रायंगल फॉर्म में, जिसमें आप लोग को समझाया गया है प्रोसेसेस। इसको याद कर सकते हैं आप इजीली एनसीईआरटी को रेफ़र करके, लेकिन ये इसमें मैं समझा देता हूँ प्रोसेस क्या है। फिर इसके अंदर आता है एग्जांपल्स क्या हैं डायरेक्ट चेंज के, अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर एंड आयोडीन। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड हो गया। कैम्फर मतलब कपूर आप लोगों ने देखा होगा जलाते हुए, कैसे सॉलिड फॉर्म में कपूर होता है, उसको आप जला देते हैं, धुआं की तरह उड़ के चला जाता है धुएं में। कैम्फर का देखे होंगे कपूर को। आयोडीन भी होता है उसी तरह, उसका आप लोग हायर क्लास में समझेंगे एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में नहीं आएगा बताने पे मेरे। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। The temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of solid and condition required in bringing the change. इसमें बोला है द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हीटिंग अ सॉलिड को हीट करने पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है सॉलिड का नेचर कैसा है और कंडीशंस कैसी हैं, उस समय कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी कंडीशंस हमको चाहिए कि सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस बना दें, गैस को डायरेक्टली सॉलिड बना दें। समझे, हम लोग कंडीशंस कैसी चाहिए और उसके मतलब नेचर पे डिपेंड करता है सॉलिड कैसा सॉलिड है। सॉलिड है कैम्फर देखो मतलब थोड़ा टफ सॉलिड नहीं है, पत्थर ले लोगे, ईंट ले लोगे, जल्दी थोड़ी भाप बन जाएगा, उसको इतना जलाना पड़ेगा। कैम्फर को थोड़ा सा जलाए उड़ गया भाप बन के। हर एक सॉलिड कंडीशन चेंज, यही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। अब एग्जांपल लेके समझो। फिर आता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and converts into liquid। तो आपको समझाया गया है सॉलिड कैसे, ये पॉइंट में सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का आप टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, उसके अंदर हर एक स्टेट ऑफ मैटर के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, जो कि एटम्स के जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें दिखाया था अभी ड्राइंग में, जो एकदम पास में जुड़े होते हैं, जो एकदम पास में होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है देखिए, ये सब एटम्स, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है जिनको मूव कराती है।
यही काइनेटिक एनर्जी ना हो तो ये मूव नहीं करेंगे, यही होता है। तो जो ये कहाँ गया पॉइंट हमारा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स में, ये है, ये पॉइंट था। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। आप जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी सॉलिड का, तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर जब आप उनको जलाएंगे, उनको मतलब एक मतलब अजीब टाइप का नहीं लगेगा कि बैठे शांति से बैठे हैं सॉलिड के अंदर। सॉलिड में पार्टिकल्स कहाँ मूव करते हैं, एकदम एकदम चिपके होते हैं, बैठे होते हैं शांति से। जब उनको जलाओगे तुम, किसी चीज़ को जला आग लगाओगे तो गुस्सा लगेगी उसको, एकदम मतलब तिनमिनी टाइप की होगी, तो मूव करना चालू करेगा वो। फिर जब मूव करना चालू करेगा तो उसके अंदर से गैप उसमें जब मूव करेगा, अब पहले शांति से बैठा था तो जगह नहीं थी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, जगह गैप्स नहीं थे उसमें। जब मूव करने लगेगा तो जगह बनाने लगेगा, कुछ जगह आ जाएंगी। जो इस वाले हम लोगों ने देखो डायग्राम में देखा, इसमें जगह नहीं है, देखो इसमें जगह कहाँ है, इसमें देखो जगह नहीं है ना। इसके बाद जगह आने लगेगी, जब मूव करेंगे जगह बनने लगेगी, जगह बनने लगेगी हीटिंग करने पे। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती जाएगी, वीकर होती जाएगी और वीकर होती जाएगी। फिर सॉलिड क्या होगा, कन्वर्ट होने लगेगा लिक्विड में। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, इस लिक्विड वाले डायग्राम में जगह बन गई, जगह बनने की वजह से स्पेसेस आ गए, स्पेसेस आने की वजह से फिर यही डायग्राम में जब आप हीट करोगे तो ये लिक्विड बनना चालू होगा, क्योंकि इसमें जगह आ गई। देखो ये वाला डायग्राम नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, तो सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ऑन हीटिंग, यही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस व्हिच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरबाय सॉलिड मेल्ट्स इनटू एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाने पे, अरे इसको पॉइंट मैंने समझा दिया, मतलब साइंटिफिकली क्या इसका रीज़न है। बाकी अगर आप लोग को मतलब अपने समझना है तो एक सॉलिड, एक बर्फ़ ले लो, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ा दो, पिघल कर पानी नहीं बन जाएगा। बर्फ़ को गर्म जब कर रखो, गर्म करोगे तो पिघल कर पानी बन जाएगा। यह तुम्हारे समझने के लिए हो गया। और बाकी साइंटिफिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर बढ़ जाती है, मूव करना चालू कर देते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं, तो उनके बीच में जगह गैप बन जाते हैं, वॉइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। वॉइड्स मैंने बताया था, जो स्पेसेस होते हैं उनको वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स बन जाते हैं, तो उनके अंदर अपने आप वो लिक्विड में कन्वर्ट होने जाएंगे। दिखेगा ना कि कैसे जगह बनने लगी तो लिक्विड बनने लगा, और उसको हीट करोगे और हीट करोगे, पानी को और हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो वही और जगह इसमें और बढ़ाओगे और इंक्रीज़ करोगे तो इस वाले डायग्राम में और इंक्रीज़ करते जाओगे तो और ये दूर जाएंगे तो इस वाले डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे तो गैस बन जाएंगे, यानी भाप बन जाएंगे। यानी पानी को भी और हीट करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा। इसका यही एक्सप्लेनेशन है। अब आता है दूसरा पॉइंट, ये वाला, टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर तो याद करने का है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड पिघल कर, मतलब बर्फ़ पिघल कर लिक्विड बन जाए वो, और एट द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया है, मतलब जैसा हम लोग के सराउंडिंग में, जैसा वातावरण में जो प्रेशर है उसी प्रेशर पे, अलग से कुछ प्रेशर नहीं लगा कि वैक्यूम से प्रेशर लगा दो, किसी वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा प्रेशर लगा दो। अपना नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन प्रेशर्स पे जो चेंज होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, सॉलिड पिघल कर पानी बन जाए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया, इसको याद करने का है, बहुत अच्छे से याद कर लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है, कि यूनिट है केल्विन। इसको याद करने का, इसमें समझाना कुछ नहीं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ये दिया है एनसीईआरटी में, अच्छा पॉइंट है, तो मार्क कर लेना ये वाला पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये वाला इज कॉल्ड फ्यूज़न। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंजेस सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करना, वही प्रोसेस होता है फ्यूज़न। फ्यूज़न वही है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस का नाम है, इसको याद कर लो। मैंने जो अभी समझाया कि सॉलिड को कैसे, सॉलिड है उसमें हीट करके लिक्विड बनाए हम लोग, बर्फ़ गर्म करके पानी बना दिए। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स बीच में बहुत जगह कम थी, जब गर्म किए तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो पार्टिकल्स दूर भागेंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे।
लिक्विड बन जाएंगे। उस प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न। फ्यूज़न फ्यूज़न याद रख लो अच्छे से, फ्यूज़न। उस प्रोसेस का नाम फ्यूज़न है। फिर हम लोग का अगला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन क्लासीफाई गैस लिक्विफाई गैसेस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर को बढ़ाना या घटाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर को बढ़ाना या घटाना, मतलब हम लोग के वातावरण में जो प्रेशर है उससे हम लोग ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि प्रेशर उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वातावरण में जो प्रेशर है या जो वातावरण प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोग कम कर रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो जाता है। मतलब कि जो स्टेट ऑफ मैटर है यानी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ऐसे अपने समझने की कोशिश करो। बर्फ़ है, बर्फ़ को वैक्यूम क्लीनर जानते हो, सफाई करने के लिए होता है, जो हवा प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज बढ़ा देता, खींचता है। तो अगर बर्फ़ के सामने वैक्यूम क्लीनर से खींचोगे, तुम खींच रहे हो तो पानी उसके अंदर खींचने लगेगा, एकदम थोड़ी हीट भी आ जाती है अपने आप, खींचने लगेगा, बर्फ़ पिघलने लगी, बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगी। और प्रेशर इसमें अप्लाई करोगे, मान लो तुम तेज़ हवा वाली पाइप से तुम एकदम बर्फ़ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, पानी बढ़ेगा, पानी को भी उड़ा देगा। पानी रहता है, कभी कभी देखोगे तुम, पानी उड़ जाता है अगर बहुत ज़्यादा हवा उस पर डालो, प्रेशर डालो तो। यानी अपने से कुछ ना एग्जाम्पल समझ लो, घर में डेली लाइफ में देखते होगे। और यही होता है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस ऑल्सो। ये पॉइंट जो दिया है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग गैस टेम्परेचर, मतलब कि तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, खूब ज़्यादा प्रेशर, मतलब तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर भी कम कर रहे हो, मतलब ठंडा कर रहे हो, तो गैसेस को भी ये लिक्विफाई कर देता है। मतलब गैसेस को भी पानी बना सकते हैं हम लोग। चेंज ऑफ स्टेट ये भी है कि गैस को कैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैस को पानी कैसे बना सकते हो। एक गैस दी है, उसमें उसका टेम्परेचर तुम कम करते जाओ और प्रेशर उस पर खूब ज़्यादा डालो तो पानी बन जाएगी। ये भी याद करने का है, समझा दिया है, याद कर लो, एग्जाम्पल अपने से भी मैंने दिया। फिर अगला पॉइंट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 स्टोर एंड हाई प्रेशर। एग्जाम्पल है ये, समझ लो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 देखा नहीं होगा। CO2 जानते हो, जो हम लोग की बॉडी से निकलता है वो CO2 है, हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं वो CO2 है। तो सॉलिड CO2 मतलब CO2 हम लोग जो एक्सहेलेट करते हैं वो गैस फॉर्म में होती है, गैस होती है, लेकिन गैस फॉर्म में होती है। लेकिन जो सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर स्टोर अंडर हाई प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में उसको स्टोर कर दिया गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा सॉलिड है वो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड एंड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 ATM। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की यूनिट जो होती है वो होती है 1 एटमॉस्फेयर, ATM जिसको बोलते हैं, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसने बोला कि सॉलिड CO2 मतलब सॉलिड फॉर्म में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम लोग डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हम लोग प्रेशर को कम करके 1 ATM कर देंगे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करेंगे कम करके। मतलब जो नॉर्मल प्रेशर था हम लोग का, रूम का टेम्परेचर वाला प्रेशर था, रूम वाला प्रेशर जो था, उससे भी कम करके हम लोग 8 ATM प्रेशर पे लाएंगे, एक ATM प्रेशर पे, विदाउट कमिंग इनटू, और वो डायरेक्ट लिक्विड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में हो जाएगी। सॉलिड से भी डायरेक्टली गैसियस, मतलब कि समझ लो सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्ट गैस बन जाएगी, डायरेक्ट गैस स्टेट में, लिक्विड में आए बिना। यानी अगर नॉर्मली समझो कि बर्फ़ है वो डायरेक्ट गैस हो, हवा मतलब भाप बन के उड़ जाए बिना पानी में कन्वर्ट हुए बिना। उसी तरह एग्जांपल वो चीज़ नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक सॉलिड CO2 डायरेक्ट हवा बन जाएगी, गैस बन जाएगी। सॉलिड मतलब सॉलिड CO2 से गैसियस CO2 बन जाएगी बिना पानी में आए, मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए बिना, अगर प्रेशर को हम लोग घटा के 1 ATM कर देते हैं। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस एग्जांपल अच्छे से याद कर लो। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्या होता है, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 ड्राई आइस को बोलते हैं। ड्राई आइस तुम लोगों ने देखा होगा, कभी टीवी देखो, इंडियन आइडल कोई शो आता है तो उसमें देखोगे कभी कोई गाना गाता है, कोई अच्छा गाना गाता है तो नीचे से धुआं उड़ने लगता है। स्टेज पे कोई शो होता है, नीचे से धुआं उड़ने लगता है, धुआं आने लगता है, वो धुआं होता है सॉलिड CO2। हम लोगों ने हम लोग फंक्शन होता है कहीं तो हम लोग इसको ख़रीद के भी ले जाते हैं कि इसको नीचे से करेंगे तो मतलब फील अच्छी आने के लिए ये सॉलिड CO2 ले जाई जाती है। यानी ये सॉलिड फॉर्म में CO2 जो होती है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, मतलब सूखी हुई बर्फ़।
ड्राई आइस। और इसको हम लोग डायरेक्ट अगर गैसियस स्टेट में करना हो तो प्रेशर हम लोग घटा के 1 atm कर देंगे, 1 एटमॉस्फेयर कर देंगे। ड्राई आइस को अच्छे से याद रख लो। ड्राई आइस उसी को कहते हैं जो वो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन आइडल कोई शो आता है टीवी में, देखोगे कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, नीचे से धुआं निकलने लगता है। धुआं मतलब फील लाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, वही होती है ड्राई आइस। सॉलिड CO2 जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। समझे, अच्छे से याद कर लिए। अब लैटेंट हीट क्या होती है, मेन पॉइंट। लैटेंट हीट को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा हिंदी में। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा मतलब कि ये हिडन होती है, इसमें दिखा भी है द हिडन हीट, मतलब छुपी हुई, छुपी हुई। गुप्त मतलब छुपी हुई, ऊष्मा मतलब हीट मतलब गर्मी। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। मतलब एक तो हम लोग मतलब अगर नॉर्मल हीट करेंगे तो दिखा के हीट कर रहे हैं, दिख रहा है हीट हो रहा है, लेकिन ये हिडन हीट होती है, मतलब अंदर ही अंदर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल सॉलिड, देखो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, उसके पार्टिकल्स एकदम सटे सटे हैं, देखो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉलिड, अगर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो अगर इसको हिडन मतलब अंदर ही अंदर तरीके से हीट करेंगे, अभी मैंने सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया था कि हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो पार्टिकल्स के बीच में झंझनाहट होती है, दूर भागने लगते हैं। दूर भागेंगे तो उनके अंदर गैप्स बढ़ जाएंगे, फिर लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो उसी तरह ये छुपे अंदर से अंदर ही अंदर काम कर देगा, अंदर ही अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। अंदर अंदर हीट करेगा, उनके अंदर जगह बढ़ जाएगी, दूर जाने लगेंगे, और ये इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगा। मतलब गर्म करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही कम होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। तो हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। मतलब ये हिडन गुप्त तरीके से हीट हम लोग करते हैं, हीट हो जाता है। लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, गुप्त, लैटेंट मतलब गुप्त ही है, मतलब हिडन होता है, लैटेंट का एक समझ लो मतलब। लैटेंट तो लैटेंट वर्ड है, उसका छोड़ो। लैटेंट हिडन हीट होती है जो हम लोग डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट कर देगा, चेंज ऑफ स्टेट कर देगा, मतलब स्टेट ही बदल देगा, सॉलिड को गैस डायरेक्टली बना देगा। तो गुप्त तरीके से तो हिडन होता है, इसको हिडन याद रखना अच्छे से वर्ड, गुप्त ऊष्मा। ये अब आते हैं हम लोग का फ्यूज़न पे। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे कहाँ गया फ्यूज़न, अभी मैंने बताया था कौन सा प्रोसेस होता है फ्यूज़न के बारे में एक्सप्लेनेशन। ये जिसमें देखो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्टली इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब सॉलिड को बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना, ये समझ लो, बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट करना, वही हो गया फ्यूज़न। तो क्या होता है फ्यूज़न, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो बर्फ़ को समझ लो, 1 किलो सॉलिड को हम लोग बर्फ़ मान लेते हैं, एग्जांपल अपने से ले रहे हैं। 1 किलो बर्फ़ को अगर पानी में बदलना है तो जो हम लोग की गर्मी रिक्वायर्ड होगी, मतलब जो हम लोग हीट देंगे, 1 किलो बर्फ़ है उसमें हीट ही करके तो पानी में बनाओगे, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मतलब कम होता जाएगा, स्पेसेस बढ़ती जाएंगी, तब लिक्विड बन जाएगा। तो 1 किलो बर्फ़ को जो गर्म करके पानी बनाने में जो गर्मी रिक्वायर्ड होगी उसी को कहते हैं फ्यूज़न। मतलब ये इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है। वैसे समझना है फ्यूज़न, याद रखो कि बर्फ़ को पानी बनाना है तो फ्यूज़न ही होगा, समझे। वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन सब लोग जानते हो, वेपर को कैसे, वाटर साइकिल में पढ़े होगे, जब वाटर साइकिल छोटी क्लासेस में पढ़ते होगे तो वेपराइजेशन तो अच्छे से प्रोसेस सुने होगे ना, वैसे बता देता हूँ। बर्फ़ को तब भी हम लोग फ्यूज़न और वेपराइजेशन में, हाँ कन्फ्यूज़न क्या आती है। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझो, मतलब कितनी हीट एनर्जी हम लोग को देनी है 1 किलो लिक्विड को गैस बनाने में। इसमें फ्यूज़न में क्या होता है, सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट लिक्विड बनाते हैं, सॉलिड से लिक्विड यानी बर्फ़ को पानी बनाते हैं। और वेपराइजेशन में क्या है, अच्छे से जानते हो, भाप, वेपर मतलब भाप होता है, तो भाप बनाने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहेंगे, समझे। वेपराइजेशन भाप बनाने का प्रोसेस है। अगर वेपर भाप है तो वेपराइजेशन भाप बनाने का प्रोसेस है। भाप बनाने का प्रोसेस क्या है, अगर पानी को गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ता है ना, तो वही तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, मतलब 1 किलो पानी को गैस बनाना अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब याद रखो, वर्ड की पॉइंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, हमारे वातावरण में जो प्रेशर है, ना कि हम लोगों ने कुछ प्रेशर बढ़ाया ना कि कम किया, नॉर्मल प्रेशर जो है, रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब कि
बॉइलिंग पॉइंट वो हो गया जिस पे बॉयल हो जाए, मतलब जिस पे पानी उबल जाए। बॉयल मतलब उबलना होता है, पानी उबल जाए, भाप बन जाए, उबल के बॉयल होके भाप बन जाए, उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उसी बॉइलिंग पॉइंट पे जब 1 किलो पानी को हम लोग भाप बना देंगे, उसी को वेपराइजेशन कहेंगे। फ्यूज़न को क्या है, 1 किलो बर्फ़ को पानी बना देना, फ्यूज़न ये हो गया। और सब्लिमेशन का याद हम लोग को रखो, सब्लिमेशन अच्छे से मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा है, फिर से बता दूँ। सब्लिमेशन ये 3 टेबल दी है। सब्लिमेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है। सब्लिमेशन में हम लोग डायरेक्ट सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बर्फ़ को डायरेक्ट पानी भाप बना देंगे, बिना लिक्विड में, बिना पानी में के बर्फ़ को भाप बना देंगे, भाप को बर्फ़ बना देंगे। एग्जाम्पल मैंने कपूर वाला अच्छे से याद रखो दिया है, अमोनियम क्लोराइड का है। कपूर का एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो। कपूर को जैसे जलाते हैं, सॉलिड होता है, कपूर जलाते हैं, भाप बन जाता है, धुआं बन के उड़ जाता है ना, तो वही है सब्लिमेशन। फ्यूज़न अच्छे से याद रखो, पानी को, सॉलिड को पानी बना देना, मतलब बर्फ़ को पानी बना देना। और वेपराइजेशन क्या है, पानी को भाप बना देना। सब्लिमेशन सब्लिमेशन वो है बर्फ़ को डायरेक्ट भाप बना देना, या भाप को डायरेक्ट बर्फ़। ये सब प्रोसेस का इन्वर्स भी होता है, उल्टा भी हो जाता है सबका। अगर किसी प्रोसेस का सीधा मतलब फ्यूज़न में अगर ये सॉलिड को अगर पानी बना रहे हैं, मतलब बर्फ़ को पानी बना रहे हैं, तो पानी को बर्फ़ भी बना सकते हैं, फ्यूज़न तब भी फ्यूज़न ही कहलाएगा। और वेपराइजेशन में जैसे लिक्विड को गैस बना देते हैं और गैस को लिक्विड बनाएंगे, तब भी वेपराइजेशन भी वेपराइजेशन ही कहलाएगा। अब वो फिर आता है कहाँ, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। 10 ये यहाँ पे है, 10 वी कैन से द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट्स सॉलिड लिक्विड। तो हम लोग इससे कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूजन हमारा ये होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर, यानी हमारे जो वातावरण में जो प्रेशर है और जो रूम टेम्परेचर, मतलब जो वातावरण में प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस का स्टेट क्या है। मतलब सब्सटेंस जो है, मतलब जो कोई भी चीज़ है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैसेस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, किस स्टेट में है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। व्हाट इज़ वेपर, पानी को गर्म कर दो, भाप बन जाए, वही वेपर है। नेम द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड और सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट। हम लोग से पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब नेम द टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ। ये मैंने यही पढ़ा है, अभी था लिखा भी था। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिसमें पानी जो होता है, मतलब ठंडा होके टेम्परेचर घटा के बर्फ़ ही बनने वाला होता है। उसमें बर्फ़ भी, मतलब पानी एकदम इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है जिस पे दोनों इक्वल, बराबर, इक्विलिब्रियम बराबरी पे हो जाते हैं, एकदम इक्वल। कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल है, उसी को हम लोग, मतलब इस इक्विलिब्रियम तो बहुत तरीके के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन एकदम बराबरी पे आ गया है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सेकंड का आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट। इस पे पानी और बर्फ़, सॉलिड को हम लोग बर्फ़ मान रहे हैं अपने से, इसमें लिखा नहीं, अपने से एज्यूम कर रहे हैं, और लिक्विड यानी पानी स्टेट जो होता है, दोनों एकदम सेम टुगेदर इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर का भी बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, बॉइलिंग पॉइंट से क्या इफेक्ट होता है। ये इधर एग्जाम्पल है, घटा के अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेयर से घटा के करते हैं, डायरेक्ट चेंज हो जाता है सॉलिड से, उसमें सॉलिड से वेपर फॉर्म में, सारे प्रोसेसेस हैं इसमें। अभी आपको क्या बताऊँ, सब इसमें आप कर सकते हैं। सारे NCERT के क्वेश्चन है, सारे इजी हैं, बहुत इजी हैं। ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डाउट भी पूछो, उस पर ही वीडियो बनेगा, तब और मज़ा आएगी। इवेपोरेशन, बॉइलिंग, सारे का आंसर मैं क्या बताऊँ, छोड़ो, पता है। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग क्या होता है। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन मैंने फिर बताया, वेपराइजेशन से सिमिलर इवेपोरेशन है, कंफ्यूज नहीं होना। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग का सब लोग जानते हैं, उबलने को बॉइलिंग कहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव करते हैं, कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। सॉलिड भी चाहे हो, सॉलिड के पार्टिकल भी हमेशा मूव करते हैं। मैंने बताया, सॉलिड का एग्जांपल मैंने दिया था कि हनुमान मंदिर में खूब सारी भीड़ है तो रेंगते रहेंगे, एकदम रुके नहीं रहेंगे। भीड़ होती तब भी हम लोग धीमे धीमे तो चलते हैं ना, रुके तो नहीं होते हैं, कभी रेस्ट पे होते नहीं हैं, हमेशा धीमे धीमे एकदम घिनघिनाते रहते हैं। तो कभी रेस्ट पे नहीं होता, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, पार्टिकल रेस्ट पे कभी नहीं आएंगे।
और फिर सेकंड पॉइंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड द पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो जिससे पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिस एनर्जी से पार्टिकल मूव करते हैं उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये अच्छे से याद रख लो, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताया, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा समझने को। जिस एनर्जी से पार्टिकल मूव करते हैं उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लो, इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स की हम लोग की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब टेम्परेचर कोई नॉर्मल टेम्परेचर रख लो जो सबके लिए सेम है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के लिए, मतलब एक नॉर्मल स्टेट रख लो टेम्परेचर का। उस समय सॉलिड की और सॉलिड में डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। सॉलिड के पार्टिकल्स कम मूव करते हैं, एकदम पास पास होते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती तो घिनघिनाते हैं, यानी घिनघिनाते हैं मतलब बहुत धीमे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तभी तो धीमे धीमे चल रहे हैं। लिक्विड में थोड़ी जगह बन गई, थोड़े पार्टिकल्स और मूव करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो बहुत मूव करेंगे, मोशन कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। समझे? यही एकदम एक्सप्लेनेशन, ईजी सा एक्सप्लेनेशन है, अपने से दिमाग लगोगे समझ में आएगा। In the case of liquid, a small fraction of particles at a surface have higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapors। देखो वेपराइजेशन वाला यही प्रोसेस है, मैंने बताया था पहले भी, वही एक्सप्लेनेशन दिया। फ्यूज़न वाला एक्सप्लेनेशन इसमें भी वही है, एकदम ईजी सा, कि जब हम लोग की एक लिक्विड है, लिक्विड को भाप बनाना ही है हम लोग का वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। मतलब पानी को भाप बना दो, इवेपोरेशन वेपराइजेशन वही चीज़ है। 1 किलो पानी को भाप बना दो गैस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब प्रेशर जो हम लोग वातावरण का प्रेशर रहे उसी उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जब पानी को भाप बनाया जाए, बॉइलिंग पॉइंट उसी पॉइंट को कहते हैं जब पानी भाप बन जाता है, बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये कहाँ गए हम लोग? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे, वेपराइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। पानी है, पानी लिए आप लोगों ने गर्म किया, वही फ्यूज़न वाला एग्जांपल दिया कि सॉलिड को कैसे हम लोग बना रहे हैं डायरेक्ट उसमें, सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कैसे, सॉलिड को वेपर फॉर्म में कैसे कर रहे हैं। मतलब जैसे कपूर वाला एग्जांपल, फ्यूज़न का एग्जांपल है कपूर, मतलब सॉलिड को भाप कैसे बना रहे हैं, तो उसी तरह इसका भी एग्जांपल है। सॉलिड है मतलब एक सॉलिड लिक्विड है, पानी को आप लोगों ने गर्म किया तो उस पानी में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी कम स्पेस होती है, मतलब थोड़ा मूव करते रहते हैं। सॉलिड से मतलब थोड़ा ज़्यादा मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स, क्योंकि जगह बन जाती है थोड़ा लिक्विड में थोड़ा जगह बन गई है, थोड़ा मूव कर रहे हैं। और उसको गर्म करोगे तिनमिनी, मतलब एकदम अजीब सा लगेगा कि मतलब बैठे शांति से गर्म कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, ज़बरदस्ती गर्म कर रहे हो, तो पार्टिकल्स एकदम गुस्सा के मूव करने लगेंगे। पार्टिकल्स गुस्सा के मूव करेंगे, जब गुस्सा के मूव करने लगेंगे, देखो जहाँ शांति से बैठे हैं पार्टिकल्स, मतलब थोड़ी जगह आ गई है, थोड़ा थोड़ा तो मूव कर रहे हैं लेकिन तब भी शांत है, इसको गर्म करोगे तो गुस्सा लगेगी तो थोड़ी मतलब चिड़चिड़ाहट होगी तो और मूव करेंगे तो जगह देखो और बढ़ गई, स्पेसेस और बढ़ गई ना पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के स्पेस में बहुत ज़्यादा जगह बन गई। जगह कैसे आई होगी, इसको गर्म करने से जगह बढ़ी, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब मूव करने लगे। मूव किस एनर्जी से करते हैं, जिस एनर्जी से मूव करते हैं उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी न किसी शक्ति से हम लोग चलते हैं, दौड़ते भागते हैं तो हमारे अंदर कुछ एनर्जी रहती, खाने से एनर्जी मिलती, तभी हम दौड़ते भागते हैं। तो हम लोग जिस एनर्जी से, ये देखिए पार्टिकल्स भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसमें तो एकदम कम काइनेटिक एनर्जी है, इसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि जगह आ गई तो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसमें बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स, हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। तो हम लोग हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हमेशा याद रखना ये पॉइंट की। ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। जब हम लोग हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो यानी पानी को हम लोग, जब डायग्राम से समझाया अभी यही प्रोसेस, पानी को हम लोग पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम थी, आप लोगों ने गर्म किया, चिनमिनाहट हुई, पार्टिकल्स मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और मूव करने लगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। गैस तो एकदम बढ़ती गई, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो गैसियस फॉर्म में आ गए, मतलब वो भाप बनने लगे। गैस मतलब गैस बन गए, पानी से गैस बन गए, यही है प्रोसेस, पानी से गैस बन गए। दिस फिनोमेना ऑफ change of liquid vapors into at any temperature below its boiling point is called evaporation। यही प्रोसेस को evaporation कहते हैं। यानी कि इस फिनोमेना को, जिस पे हम लोग किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पे
पानी उबल के भाप बनता है उससे बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पे पानी उबलता है मतलब गर्म हो जाता है एकदम बॉईल हो जाता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिससे एकदम पानी उबल जाता है मतलब गर्म हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट पानी का। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जिस पे पानी मतलब गर्म होके भाप बन जाए, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अपने से तुम याद रखो, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हल्का से याद रखना है, बाकी तो जानते ही हो वेपराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, पानी को भाप बनाए, इवेपोरेशन वेपराइजेशन। फिर इफ़ेक्ट क्या होता है, मतलब गर्म होके भाप बनने का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या मतलब चीज़ें बदल जाती हैं, क्या होता है, ये सब मतलब अब कॉमन सेंस लगा के समझने वाली चीज़ें हैं, कॉमन सेंस से समझाऊंगा मैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मतलब भाप बनने का रेट मतलब किस रेट, मतलब रेट जो होगा, स्पीड जो होगी उसकी बढ़ती चली जाएगी। मतलब पानी बहुत तेज़ी से भाप बनेगा जब ज़्यादा एरिया में होगा। अब इसको समझो, आप ले लो एक गिलास में, छोटे से गिलास में पानी ले लो और वही पानी उतना ही मतलब सेम अमाउंट में पानी, उतना ही पानी आप एक मतलब बड़े से उसमें, बड़े से प्लेट में, खूब बड़ा सा प्लेट है उसमें गिरा दो वही पानी, तो देखो कि वही पानी गिलास में कितनी देर में भाप बनेगा और प्लेट में जल्दी से भाप बन जाएगा, जल्दी से धूप में रखोगे जल्दी से उबल के भाप बन जाएगा वही। लेकिन अगर आप गिलास में रखोगे तो गिलास में बहुत देरी से भाप बनेगा। तो जो इस रेट होती है वो, अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया वही चीज़ होगी कि एरिया बढ़ा दिए, यानी लिक्विड का एरिया आपने बढ़ा दिया, मतलब पानी को भाप बनाना इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन कब तेज़ी से होगा, जब आपने एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन तेज़ी से होने लगेगा, पानी जल्दी जल्दी भाप बनने लगेगा, वही प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। नॉर्मली समझो, अरे अगर सरफेस एरिया तो कहीं भी मतलब थोड़ा सा पानी है, अगर उसको ग्लास में रखो कहीं बड़े से एरिया में बिखरा दो पानी, वही जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। अब ग्लास में देरी में भाप बन के उड़ेगा। नॉर्मली समझो, फ़र्श पे पानी गिरा दोगे और पानी ग्लास में रखोगे, सेम अमाउंट में पानी उतना ही पानी तुम फ़र्श पे गिरा दो, उतना ही पानी ग्लास में रखो, ग्लास में पानी जल्दी नहीं भाप बनेगा, फ़र्श पे जल्दी सूख के उड़ के भाप बन जाएगा। फ़र्श का एरिया ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया में है पानी, वही पानी। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देखो अंडरलाइन जो है, इसको अंडरलाइन इसीलिए किया गया है कि मेन की पॉइंट क्या है। इसको आप अंडरलाइन एग्जाम में कर दोगे तो नंबर अच्छा देता है टीचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। मैंने अभी बताया, इतनी देर से समझा रहा हूँ कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के अंदर तिनमिनी नहीं होगी, शांति से बैठे थे, गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है मतलब तिनमिनी, मतलब गुस्सा लगेगी कि शांति से बैठे हैं, हीट दे रहा है, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब जिनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं भी थी वो, उनके पास भी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। शांति से बैठे थे, हीट कर दोगे तो पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे, बहुत स्पीड में, तो जल्दी वेपर मतलब जो वेपोरेशन का रेट होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा आप हीट करोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन तेज़ हो जाएगा। यानी उतना ज़्यादा लिक्विड वाले मतलब पानी वाले गैस में पानी के पार्टिकल जल्दी गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इसको अच्छे से याद रखो कि वेपर स्टेट में जल्दी जाते हैं, इवेपोरेशन तेज़ हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से और सरफेस एरिया बढ़ाने से। आप एक एग्जांपल मैं अपने से भी देता हूँ कि आप जब कपड़ा लेते हो, गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा को हम लोग लिक्विड में समझते हैं, गीला कपड़ा है, गीले कपड़े को आप डोरी पे टांगो और आप फ़र्श पे लेटा दो, मतलब गर्म फ़र्श है, गीले कपड़े को आप गर्म फ़र्श पे डाल दो और डोरी पे टांगो तो जल्दी सूख, गीला कपड़ा फ़र्श पे डालने पे जल्दी सूखता है और गीला कपड़ा डोरी पे टांगो देर पे सूखेगा। क्योंकि गीले कपड़े पे टेम्परेचर मतलब सरफेस का मतलब फ़र्श का भी टेम्परेचर मिलेगा, ऊपर से भी टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन आप डोरी पे टांगे हो तो ऊपर से ही टेम्परेचर मिलेगा, सरफेस कौन सा, सरफेस एरिया है ही नहीं। पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, सरफेस एरिया है ही नहीं, सरफेस एरिया बहुत कम है। डोरी का कितना सरफेस एरिया, कौन सा कितना एरिया है डोरी का, बहुत थोड़ा सा एरिया है, कितना हीट देगा। लेकिन आप कपड़े को ऐसे ज़मीन में डाल दो, फर्श पे गर्म फर्श है तो गर्म फर्श की भी हीट बढ़ेगी, ऊपर से भी हीट आएगी, जल्दी कपड़ा सूख जाएगा, डोरी पे बहुत कम जल्दी सूखेगा। एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, याद रखो। तीसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। पहला एग्जांपल जो कपड़े वाला दिया, मैंने सर ने दिया था। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी समझोगे ना, मतलब कि
कभी कभी कहते हैं गर्मी में एक चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है, यानी पसीने वाली गर्मी, मतलब एकदम पसीना आ जाता है, चिपचिपाहट। तो ह्यूमिडिटी वही है कि ऐसा मतलब टेम्परेचर ऐसा हो जाता है गर्मी के समय, ऐसा टेम्परेचर हो जाता है कि हम लोग को पसीना आने लगता है, वही मतलब एकदम चिपचिपाहट होने लगती है। वो ह्यूमिडिटी वो चीज़ है, मतलब गर्मी में नमी आ जाती है, गर्मी के समय जो नमी, उसी को। तो गर्मी के समय मतलब जो वही चीज़ हो गई, गर्मी के समय जो मतलब टेम्परेचर बढ़ता, धूप मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो धूप मतलब हवा गर्मी, वही चीज़ समझो, ह्यूमिडिटी वही चीज़ है। गर्मी में आपको चिपचिपाहट वाली गर्मी, गर्मी में तो गर्मी होने के कारण आपको नमी आने लगी, नमी वही ह्यूमिडिटी है, नमी को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी टेम्परेचर में हम लोग का पानी पानी हो जाता है, मतलब नमी आ जाती है टेम्परेचर में। तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट, ये अपने से एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने से बता रहा हूँ। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब पानी, पानी वही बताया ना कि नमी, मतलब सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो नमी प्रेजेंट होती है वही होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब वही बताया जो वाटर, जो पानी भाप बन के हवा में गया है वही वाटर वेपर, वेपर वही वाटर वेपर जो होता है, जो हवा में प्रेजेंट होता है वही ह्यूमिडिटी होती है। मतलब जो हम लोग पानी को गर्म करते हैं और भाप बन के उड़ जाता है और वो हम लोग के टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर में समा जाता है, वही होती है ह्यूमिडिटी। एकदम अच्छे से याद रखो, एग्जांपल अपने से दे रहा हूँ तो याद हो जाना चाहिए। यानी कि ह्यूमिडिटी वो है कि पानी हम लोग जो वाटर वेपर को भाप बना देते हैं, भाप जब हम लोग के एटमॉस्फेयर में, वही भाप जब एटमॉस्फेयर में उड़ने लगता है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वही ह्यूमिडिटी बन जाती है, नमी जिसको कहते हैं, नमी आ जाती है एकदम, मतलब पानी गर्मी वाली, वही टेम्परेचर बढ़ा के गया है तभी गर्मी है। The air around us cannot hold more than a definite volume of water vapor at a given temperature. It amount of water air is already high. The rate of evaporation decreases. मतलब जो हम लोग का टेम्परेचर, ये हम लोग का वाटर साइकिल का आ गया कि कैसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हम लोग का जो मतलब वेपर जो ज़्यादा है उसको हम लोग का एटमॉस्फेयर ज़्यादा देर तक नहीं संभाल सकता है। वाटर वेपर बहुत डेफिनेट मतलब कुछ वॉल्यूम हो गया कि मतलब कुछ मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर, डेफिनेट मतलब सर्टेन वॉल्यूम तक ही हम लोग का संभाल सकता है। मतलब ज़्यादा वो नहीं संभाल सकता हम लोग का, ज़्यादा नमी नहीं संभाल सकता हम लोग का एटमॉस्फेयर। सर्टेन अमाउंट में नमी संभालता है, ज़्यादा सर्टेन अमाउंट में वाटर वेपर संभालता है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर मतलब कुछ किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ही हम लोग का संभालता है। तो इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑलरेडी हाई, मतलब पानी का अमाउंट पहले से ही हाई है एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग का जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब कि पहले से नमी भरी पड़ी है, पहले से भाप बन के पानी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा देगा भाई, वो तो कहेगा अब तो पहले से ही पानी एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी आ गया, इतना भाप पहले से ही। अब किसी के अंदर तुम खाना को खाए हो, पहले से पेट भरा है, तुमको और खिलाया जाएगा, तुम खाओगे, मना कर दोगे खाने से ना, जब मतलब पहले से ही पानी है और तुम और गर्म करके पानी भेज रहे हो, मतलब गर्म करके वाटर वेपर बना रहे हो, हवा में भाप भेज रहे हो, कहाँ से आएगा? तो वो मना करने लगेगा, मना करने लगेगा, यानी इवेपोरेशन का जो रेट है, मतलब इवेपोरेशन कम होता चला जाएगा, मतलब डिक्रीज़ होने लगेगा इवेपोरेशन फिर, मतलब जो इवेपोरेशन तेज़ था इवेपोरेशन कम होने लगेगा। पहले से ही पेट भरा, तुमको और भूख लगेगी नहीं और खाना खाओगे नहीं, तो खाने खाने का रेट तुम्हारा कम हो जाएगा, मतलब तुम कम खाना खाने लगोगे। पहले से पेट भरा है तो कम खाना खाओगे, तुम्हारा रेट जो है, रेट मतलब कि कितना पहले खा रहे थे अब कितना खा रहे हो, तो कम होता जाएगा रेट, मतलब वही कम होता जाएगा खाने खाने का। तो वही इवेपोरेशन, पहले से ही एटमॉस्फेयर में पानी भरा है, तुम और वेपराइज करके इवेपोरेशन बढ़ा रहे हो, पानी और गर्म करके भेज रहे हो हवा में, मतलब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, तो कम हो जाएगा ना। तो वही मतलब प्रोसेस जो है इवेपोरेशन जो है वो कम होता जाए और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। विंड स्पीड, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ लो, विंड स्पीड क्या होती है। द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन, मतलब कि नॉर्मली समझो यार कि मतलब हवा जितनी तेज़ होगी उतना तेज़। अब तुम पानी है, पानी को फर्श पे गिराए हो, देखो हम लोग करते क्या हैं, फूंक मारते हैं कभी कभी, जल्दी सूख जाए कोई चीज़ हम लोग गिरा देते हैं, जल्दी सूख जाए तो कागज़ के ऊपर, कॉपी के ऊपर पानी गिर जाता है, हम लोग फूंक मारते हैं कि पानी उड़ जाए, मतलब सूख जाए। सूखता कैसे है, सूखता इसी प्रकार से है कि पानी को हम लोग भाप बना देते हैं, वही वेपराइज होकर वेपर्स, पानी के वेपर्स जो होते हैं वो वेपराइज होकर गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, तभी सूखता है, उसी को सूखना कहते हैं। हम लोग तो बस इतना जानते हैं फूको सूख जाएगा। तो सूखता कैसे, हम लोग फूंकते हैं, यानी हम लोग विंड मतलब जो स्पीड है, हवा की स्पीड है, फूंक हम लोग तेज़ी से फूंकते हैं, तेज़ी से फूंकते हैं तो जल्दी वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है। इवेपोरेशन इंक्रीज़ कहते होता है विंड की स्पीड बढ़ा दो, मतलब फूकने की स्पीड, जब तेज तेज़ फूकते हैं तो विंड की स्पीड बढ़ती है,
तो जल्दी पानी सूख के वेपराइज हो जाता है। यानी कभी देखो को तेज़ हवा चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी पानी के वेपर्स जो होते हैं कपड़े के अंदर, जब गीला कपड़ा होता है कपड़े के वेपर्स जो होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, मतलब गीला कपड़े के पानी के वेपर्स जल्दी हवा में उड़ के चले जाते हैं अगर तेज़ हवा चल रही हो। तो वही धीमी हवा हो एकदम तो कहाँ जल्दी सूखते हैं। नॉर्मली अपने कॉमन सेंस से एग्जांपल लगा के समझो इसको। ये सारे पॉइंट्स पूरा पेज कवर हो गया। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें सॉरी कमेंट बॉक्स में डालो, कोई डाउट आना नहीं चाहिए। आए तो डाल दो भैया, कौन सी दिक्कत है बता देंगे। ये आता है अब इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद पूरा हम लोग का लास्ट टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको दे दी जाएगी, उसको सॉल्व करिए, कोई डाउट होता है पूछ लीजिए। फिर इवेपोरेशन कॉज कूलिंग कैसे, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जी हम लोग का वही है वाटर साइकिल वाला प्रोसेस। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब कैसे हम लोग देखो तुमको बताता हूँ। गर्मी के समय हम लोग जब तेज़ हवा मतलब हवा तेज़ बहने लगती है तो गर्म हवा बहती है ना, गर्म हवा बहती है तो खिड़की से गर्म हवा आती है, तो हम लोग क्या करते हैं गीला कपड़ा टांग देते हैं खिड़की के पास कि हवा ठंडी होके आने लगे। कूलर में पानी भरते हैं, कूलर तो चलेगा तो गर्म हवा देगा, लेकिन जब पानी भर देते हैं तो कूलर की घास में जब गीली हो जाती है तो ठंडी हवा देने लगती है। तो ये वही प्रोसेस है इवेपोरेशन कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करता है। अब इसको साइंटिफिकली समझाया है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स मैंने दिखाया था थोड़े दूर हो गए थे, अभी डायग्राम में दिखाया नहीं है। ये डायग्राम कहाँ है भैया, दिखाता हूँ अभी फिर से। देखो डायग्राम, ये देखो लिक्विड के पार्टिकल्स, जब भी मैं बोलूँ तो यही पार्टिकल्स हैं, समझ लो कि दूर हैं कैसे पास हैं। ये डायग्राम हमेशा याद ला लेना तीनों का। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स यही डायग्राम तीनों का हमेशा याद रख लेना। कैसे करते हैं कूलिंग, एग्जांपल मैंने दिया कि गर्म हवा चल रही होती है गर्मियों में, इस समय गर्मी है तो गर्म हवा चल रही होती है, हम लोग गीला कपड़ा टांग देते हैं खिड़की में कि वही हवा गर्म हवा जब गीले कपड़े से पास होगी तो ठंडी होके आएगी हम लोग के पास। तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी साइंटिफिकली समझो। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं मतलब पानी के पार्टिकल जो होते हैं सर्टेन एनर्जी मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब, अपने से तो आ जाएगी, या तो हम लोग गर्म करके एनर्जी एब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी दिलाएंगे, वो वाली एनर्जी हम लोग को देनी नहीं काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को काइनेटिक एनर्जी देखो गर्मी दोगे गर्मी आ जाएगी, कूलिंग कहाँ से होगी तब। काइनेटिक एनर्जी मतलब हीट से हम लोग ने दिया, काइनेटिक एनर्जी मतलब गर्म करके काइनेटिक एनर्जी देंगे हीटिंग से, तो गर्मी आ जाएगी, कूलिंग वाली बात ही नहीं। हम लोग को इवेपोरेशन को कूलिंग से समझना है। तो हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से एनर्जी, हम लोग की हवा वातावरण में हम लोग की ठंडी हवा होती है, सराउंडिंग में हम लोग को ठंडी हवा होती है भैया। और भाई जब हम लोगों ने एनर्जी सराउंडिंग से दे दी, सराउंडिंग से बार बार एनर्जी दे रहे हो एनर्जी, तो सराउंडिंग के पास भी तो एनर्जी कम होने लगेगी ना। सराउंडिंग कहेगा मेरी एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो वो रीगेन मतलब दोबारा वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो जो उसने एनर्जी खोई है अपनी बार दोबारा लेने के लिए वो रीगेन इट्स लॉस्ट एनर्जी, वो अपनी दोबारा एनर्जी जो होगा वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से दोबारा खींचेगा। वही एनर्जी जब इवेपोरेट मतलब पानी को जब भाप बनाएंगे, पानी को भाप जब बना रहे हो, पानी को भाप बना रहे हो, गर्म करके भाप बना रहे हो, भाप के अंदर कुछ एनर्जी होगी, वही एनर्जी सराउंडिंग वापस खींच लेगा, उससे रीगेन कर लेगा। रीगेन मतलब दोबारा उसी से एनर्जी खींच लेगा। फिर यही साइकिल चलने लगेगी, उसने एनर्जी खींची, फिर लिक्विड के पार्टिकल्स को उसने एनर्जी दी, लिक्विड के पार्टिकल्स ठंडा करेंगे मतलब एनर्जी दे दी सराउंडिंग ने वही एनर्जी, फिर ठंडा करेंगे, फिर कमी पड़ने लगी सराउंडिंग को, सराउंडिंग कमी पड़ने लगी, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब पानी भाप बन रहा है, फिर भाप वाले पानी जब भाप बन रहा है उसी प्रोसेस फिर एनर्जी सराउंडिंग खींचेगा, सराउंडिंग फिर एनर्जी पानी के पार्टिकल्स को देगा, यही प्रोसेस घूमता रहेगा, इसी से हम लोग को कूलिंग हो जाएगी। साइंटिफिकली समझा मैंने, गर्मी अभी आप लोग एग्जाम्पल देके समझाया वही गर्मी वाला प्रोसेस। फिर आता है इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, ये मतलब तुलना दिखाई गई, वर्सेस मतलब तुलना हो गई कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या तुलना क्या है। बॉइलिंग इज़ बल्क फिनोमेना, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बल्क कोई चीज़ होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बॉइलिंग जो होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। हम लोग देखो कई बार एकदम पतीले बड़े बड़े पतीलों में पानी गर्म करते हैं, तो समझो अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से कि बॉइलिंग जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग बॉइलिंग कर सकते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, मतलब कि हम लोग पानी को बल्क में मतलब गर्म करोगे, जब बड़े पतीले में पानी ले लो, बल्क मतलब बॉईल कर रहे हो, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब बल्क मतलब बहुत ज़्यादा होल मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में
बल्क में लिक्विड को हम लोग पानी को भाप बना सकते हैं। मतलब बहुत बड़े पतीले में पानी ले लो, खूब गर्म करो तो पानी भाप बन जाएगा उड़ के, वही पानी गर्म होकर भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो बॉइलिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और इवेपोरेशन जो होता है सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना मतलब समझे, मैंने अभी भी समझाया था कि मतलब गीले कपड़े को सुखाना हो तो हम लोग सरफेस पे डाल देंगे, मतलब गीले कपड़े को मतलब ज़मीन पे फैला देंगे, गर्म ज़मीन पे, गर्म सरफेस पे, तो जल्दी सूख जाएगा, ना कि डोरी पे टांगने से जल्दी सूखेगा। सरफेस की भी हीट मिलेगी उसको, ऊपर से भी धूप मिलेगी तो जल्दी सूख जाएगा। मैंने बताया था कि गर्म मतलब 1 गिलास पानी है उतना ही अमाउंट पानी आप सरफेस पे गिरा दिए, मतलब ज़मीन पे गिरा दिए तो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। जितना पानी गिलास में लिए रहेंगे उतना जल्दी नहीं भाप बन के उड़ेगा। तो वही है कि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस से इसका मतलब भाप बनना होता है। और बॉइलिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बल्क में कोई चीज़ भाप बना देते हैं गर्म करके, खूब ज़्यादा हीट करके। और इवेपोरेशन में हम लोग सरफेस से, मतलब नॉर्मल जो सरफेस की हीट है उससे भाप बनाते हैं। दोनों में भाप बनता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। यही चीज़ मैंने समझाया एक चीज़ थे कि मतलब अभी भी समझाया था कि पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस मतलब सरफेस से गेन एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी मतलब सरफेस के अंदर हीट है, मतलब धूप है। समझो एग्जांपल देता हूँ, छत पे जाओ, तुम्हारे धूप है गर्मियों के समय में, गीला कपड़ा लेके जाओ, ठीक है। तुम्हारा ज़मीन जो है एकदम गर्म होगी धूप के कारण ज़मीन गर्म होगी तो उसके अंदर हीट एनर्जी आ गई, मतलब हीट एनर्जी आई है। गर्म है यानी हीट आई है तो गीला कपड़ा यानी पानी से भरा हुआ कपड़ा गीला है, एकदम गीला है यानी पानी के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। समझो पार्टिकल वाला डायग्राम याद करो। अब उसको ऊपर डाल दोगे गर्म ज़मीन के ऊपर डाल दिए, ऊपर से भी धूप पड़ रही, नीचे से भी गर्म ज़मीन है, पार्टिकल जो है हीट होने लगी, तिनमिनी आने लगी। साला गर्म कर दिया, बैठे थे शांति से, तिनमिनी नहीं आने लगी तो भागना चालू होगा, पार्टिकल्स मूव करना चालू करेंगे, जगह बन जाएगी, स्पेसेस, गैप्स बढ़ जाएंगे। गैप्स जैसे ही बढ़ेंगे गैसेस पार्टिकल्स में चेंज होने जा रहे हैं। गैस वाला डायग्राम याद करो, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा जगह होती है ना, काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से गैसेस, यही शुरू से इस लेक्चर में समझा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से गैसेस के बीच में स्पेस, पूरे चैप्टर में यूज़ होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। 26 मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है। कुकर में कैसे हम लोग खाना गर्म होता है, स्मेल कैसे तेज आती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है खाने की स्मेल की, जब गर्म होता है खाने का स्मेल। हीट होती है, मतलब गर्म होता है खाना यानी हीट होती है, हीट तब होती है जब हीट होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मैंने बताया ना, गर्म करोगे कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तिनमिनी आ जाए, मतलब गुस्सा लगने लगेगी, शांति से बैठे थे हीट कर दिया, गर्म होने लगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब भागना चालू हुए पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब एनर्जी आ गई भागना चालू किए तो पार्टिकल्स की स्मेल और मतलब कोई चीज़ जब और तेज़ हो जाएगी तो स्मेल उसकी और तेज़ नहीं आने लगेगी, इसलिए गर्म खाने की स्मेल ज़्यादा तेज़ आती है। जबकि ठंडे खाना ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी और कम होती है, पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते तो नाक पे स्मेल ही नहीं आएगी। गर्म खाने में पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, जब पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो उसमें स्मेल आने लगेगी। पार्टिकल्स जब मूव करेंगे हवा में तभी तो स्मेल आएगी, ना कि पार्टिकल्स बैठे तभी स्मेल आएगी। खाने के पार्टिकल्स की स्मेल तब आएगी जब मूव करेंगे। मूव कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी तब मूव करेंगे। वही चीज़ इवेपोरेशन में भी है कि मतलब सरफेस पे एग्जांपल दिया मैंने, छत पे गर्म था टेम्परेचर, ऊपर से भी धूप पड़ रही, गीला कपड़ा है, उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स जब गर्म होने लगे ऊपर नीचे दोनों से तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, एकदम अच्छे से याद रखो। मतलब सरफेस पे हो रहा है इवेपोरेशन, पानी के पार्टिकल गर्म होने लगेंगे तो ऊपर नीचे गर्म होने लगेंगे तो जगह बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। गर्म हुए यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई, इतना समझ लो एकदम अच्छे से। गर्म हीट हुई तो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो पार्टिकल्स मूव करना चालू करेंगे, तो बन जाएंगे गैसियस मतलब स्पेस बढ़ जाएगी, मूव करेंगे तभी तो स्पेस बढ़ जाएगी। शांति से बैठे तो कहाँ, सॉलिड के अंदर कितनी कम स्पेस होती है, उसके पार्टिकल एकदम घिन आते हैं, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर। हीट करोगे सॉलिड लिक्विड में हो जाएगा और हीट करोगे लिक्विड गैस में हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि पानी मतलब गीला कपड़ा है, उसको हीट करोगे तो सूख जाएगा, मतलब उसके पार्टिकल्स गैसियस, मतलब जो उसके अंदर गीले कपड़े के अंदर जो जितना ही पानी था वो गर्म होके, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गर्म हुआ तो वही लिक्विड के अंदर, मतलब गीले कपड़े के अंदर जितना भी गीलापन था, लिक्विड था, वो उड़ के भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। यानी सरफेस से हमारे सरफेस की हीट मिली, ऊपर का थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, ज़्यादातर सरफेस की हीट की वजह से पानी उसके अंदर गीले कपड़े के अंदर उड़ के भाप बन के उड़ जाएगा, हम लोग का कपड़ा सूख जाएगा। इसमें मैंने दोनों मिक्स करके आपको अपना कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस वाला और साइंटिफिक, दोनों मिक्स करके समझा दिया है। अच्छे समझ गए होगे कि कैसे वेपराइजेशन होता है, वही वेपर स्टेट में हो जाता है, यही पॉइंट है ये। अच्छे से अब इसको क्वेश्चंस अपने से कर लेना भाई, नहीं आएगा पूछ लेना।
यही क्या है स्लो प्रोसेस, क्या है बॉइलिंग, क्या बॉइलिंग स्लो है, ये सबसे अपने आसान है, अपने समझ लेना है, ऐसा बहुत आसान है। विच इज स्लो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और बॉइलिंग। इवेपोरेशन अपने आप समझो स्लो है, क्योंकि सरफेस अपने कॉमन सेंस लगाओ, गीला कपड़ा डालते हो धूप में, कपड़े जल देर से सूखते हैं, जाके पानी को भाप बना रहे हो गर्म करके, बॉईल कर रहे हो बल्क बॉइलिंग बल्क प्रोसेस है। पानी को गर्म करके भाप बनाओ, जल्दी भाप बन जाएगा। बल्कि गीला कपड़ा है उसको सुखाओगे तुम ज़मीन पर डाल के, तो कम गीला कपड़े का गीलापन कम, मतलब गीले कपड़े के गीले वाले जो मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत देरी से भाप बन के उड़ेंगे। बल्कि वही पानी को अगर तुम हीट कर दोगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के हीट करोगे, तो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा। बॉइलिंग रैपिड होता है, मतलब बॉइलिंग तेज़ होता है, क्योंकि हम लोग उसमें अपने से बॉयल कर रहे हैं। और इवेपोरेशन में तो सरफेस का फिनोमेना है, मतलब सरफेस से कुछ हो रहा है, तो इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस होता है, अपने समझ लो। बाकी इतना समझा दिया। केल्विन और सेल्सियस स्केल इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, इसमें सब याद करने लायक है, तब भी मैं बता देता हूँ। सारी चीज़ें याद करने लायक, क्वेश्चन सिंपल सिंपल 1 नंबर के भी आ सकते हैं, सारी चीज़ें याद करने लायक है, सारी चीज़ें, इसमें अब कुछ समझाने लायक नहीं बचा है। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसको याद रख लो। केल्विन जो होती है एसआई, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन होती है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और 0 डिग्री केल्विन सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। 0.16 लिखो, चाहे हम लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन याद रखो तो अच्छी बात है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन होता है। और वी टेक 270, देखो मैंने यहाँ पे देखो आ गया ना, 1.16 हम लोग इग्नोर कर देते हैं जनरली, लेकिन याद रखो तो अच्छी बात है, 273 केल्विन होता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इस केल्विन। फिर आ गया ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो। केल्विन होता है, ये फॉर्मूला याद रखो कि जो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर जो इन केल्विन में होता है, टेम्परेचर कहाँ गया यार, ये बार पकड़ जा रहा है। टेम्परेचर जो केल्विन में टेम्परेचर होता है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर को अगर बनाना है सेल्सियस स्केल में, तो हम लोग 273 प्लस सेल्सियस स्केल कर देते हैं। 273.16 करो या 273 ही कर दो, 273.16 या 273 सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है, समझे। तो केल्विन स्केल का टेम्परेचर, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इतना हमेशा याद रखना भाई यार। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है, और टेम्परेचर इन केल्विन होता है के इक्वल्स टू सी प्लस 273। डिग्री में होते हैं सारी चीज़ें, ये सब डिग्री में है, ठीक। इसको अच्छे से याद रखो, बता रहा हूँ बार बार। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल एंड देन सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए कि केल्विन क्यों अच्छी होती है सेल्सियस से। आप लोगों ने केल्विन जो होता है, केल्विन स्केल की टेम्परेचर जो होती है हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। बल्कि सेल्सियस जो होता है नेगेटिव स्केल में भी आ जाता है। नेगेटिव हम लोग को कम अच्छा लगता है, कोई चीज़ नेगेटिव है तो बहुत कम अच्छी लगती है, पॉजिटिव चीज़ हम लोग को ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो केल्विन स्केल इसीलिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है सेल्सियस स्केल से। सेल्सियस को आपने सुना होगा कि सियाचिन में -53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, -57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कभी ये सुना है कि -273 केल्विन टेम्परेचर जा रहा है वहाँ पे, ऐसा कुछ तो होता है, मतलब नेगेटिव में चला भी जाता है, ऐसा कभी कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोग को केल्विन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है। सेल्सियस में कम अच्छा लगता है, नेगेटिव से सेल्सियस नेगेटिव के साथ होता है। एटमॉस्फेयर की मैंने, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है, मैंने अभी भी बताई आपको। और पास्कल भी होती है प्रेशर की यूनिट, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल ही होती है। लेकिन हम लोग एटमॉस्फेयर से भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, PA। और हम लोग एटमॉस्फेयर भी लिखते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं प्रेशर के, वैसे फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया नहीं, बहुत सारे फॉर्मूला, फिजिक्स बहुत भरी हुई है भैया, हर एक चीज़ के हर अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। गैस से जो हम लोग का प्रेशर निकलता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर से मेज़र करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम लोग की गैस भरी होती है, सराउंडिंग में लोग की गैस भरी होती है, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी गैस का प्रेशर हो गया, समझ लो अपने से, मतलब कॉमन सेंस लगाओ कि एटमॉस्फेयर में लोग की गैस भरी होती है। एटमॉस्फेयर में गैस भरी होती है तो हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब गैस ही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है ना, तो हम लोग इनका प्रेशर कैसे गैस में ही तो मेज़र करेंगे, ना कि पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, इसमें भी मेज़र कर सकते हो, कन्वर्जन होगा, जैसे यहाँ पे कन्वर्जन है सेल्सियस को केल्विन में, उसी तरह उसमें कन्वर्जन होगा, लेकिन ज़्यादा ईजी अच्छा लगता है
कि प्रेशर में मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस भरी हैं तो एटमॉस्फेरिक एसआई यूनिट से एटमॉस्फेरिक यूनिट से हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं, गैसेस का प्रेशर जो होता है। अपने समझने वाली चीज़ें मतलब कॉमन, ये सब याद करने वाली चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ कॉमन सेंस से। मैंने बोला ना अभी कन्वर्जन, देखो आ गया कन्वर्जन। कैसे कन्वर्जन किसी चीज़ का कर सकते हो? 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स, यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स होता है। लेकिन मैंने फिर बताया इसको इग्नोर करके हम लोग कभी कभी लिख देते हैं 1 ATM जो होता है। एटमॉस्फेयर को हम लोग शॉर्ट में ATM लिखते हैं। 1 ATM जो होता है वो 10⁵ पास्कल्स, हम लोग 1.01 को हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत छोटी सी यूनिट है, 1.01। अगर इसको इग्नोर करोगे तो बचा 1 इंटू 10⁵ 1 इंटू 10⁵ तो मतलब बहुत छोटा हो गया ना। 1 इंटू 10⁵ मतलब 10⁵1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 10⁵5 वही चीज़ आ जाएगी। तो 1 इंटू 10⁵ वही चीज़ हो गई। 0.01 जो है हम लोग इसको इग्नोर करें। 0.1 मतलब छोटो, कितनी छोटी चीज़ 0.1, 1 नहीं 1.1 होता तब भी ठीक, तो 1.01 कितनी छोटी चीज़ है। तो फिर बचा 1, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, पॉइंट किस तरफ वाली चीज़ इग्नोर कर देंगे तो बचा 1। 1.01 का 0.1 इग्नोर कर दिए, बचा 1 इंटू 10⁵ 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो 10⁵ होती है। 1.1 इंटू 10⁵ लिखो, या ये लिखो 1 इंटू 10⁵ लिखो, या फिर 1 इंटू 10⁵ लिखो या 10⁵ लिखो, एक ही चीज़ हुई ना। तो हम हमेशा याद रखना कि एक ATM जो होता है वो 10⁵ पास्कल होता है। कन्वर्जन है, याद रखो, हायर क्लासेस में बहुत यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये समझ लो। फिर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर, क्योंकि हम लोग वातावरण का है तो एटमॉस्फेयर के वातावरण में गैस है, इसी हम लोग उसको गैस के प्रेशर को इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेयर में मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का ATM की इसीलिए यूनिट लेते हैं ATM में। लेकिन अगर कन्वर्ट करना हो पास्कल में तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देना, जो हम लोग का ATM में प्रेशर आया है हम लोग को मिल जाएगा वो पास्कल में प्रेशर। ये पॉइंट रिवाइंड कर करके सुनना कि अगर ATM में हम लोग का प्रेशर है तो कैसे 10⁵ से मल्टीप्लाई करके हम लोग पास्कल में बना लेंगे उसको। लेकिन हम लोग का एटमॉस्फेयर में ATM मतलब एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में गैस भरी है तो गैस के प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर में ही मेज़र करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते हैं और पास्कल में नहीं लेते हैं। पास्कल में बनाना हो इंटू 10⁵ कर दो, यहाँ पे देखो दिया। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पकड़ जाता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट समझा भी दिया कि प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार बार वही बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में जो हम लोग का प्रेशर पड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलेंगे ना। इसी यही सेकंड पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट एकदम मिलते जुलते, सब अच्छे समझा रहा हूँ, बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सी लेवल इज़ 1 ATM, इसको याद करो। 1 एटमॉस्फेयर होता है सी लेवल पे एंड इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 ATM। ये नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको हम लोग लेते हैं 1 ATM, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लेते हैं 1 ATM, और इसी को हम लोग सी लेवल, मतलब सी लेवल में सी में पानी के जो वो है, जिस सी लेवल पे, मतलब हम लोग नॉर्मल अर्थ पे, जिस हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, मतलब जिस हम लोग सी के लेवल पे ही है ना, जहाँ पे रिवर सी है, मतलब सी हैं, रिवर हैं, लेक हैं, इन्हीं सब के लेवल पे तो हैं हम लोग। इनसे ऊपर तो है नहीं, इनसे थोड़े से ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं, उन्हीं के लेवल पे हैं। तो इनके लेवल पे, जो इनके लेवल मतलब इनके सामान, इनके मतलब जहाँ पे ये लोग हैं उतने पे हम लोग हैं, उस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी प्रेशर पे हम लोग नॉर्मल, उसका प्रेशर कितना होता है 1 ATM होता है। इसी 1 ATM प्रेशर से हम लोग गैस का प्रेशर मेज़र करते हैं। फिर वही मैंने सेकंड पॉइंट बार बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। सेल्सियस अच्छी स्केल होती है, केल्विन से ये वाला पॉइंट। केल्विन अच्छी स्केल होती है सेल्सियस, केल्विन अच्छी स्केल होती है सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस नेगेटिव में जा सकती है, केल्विन नेगेटिव में नहीं जाती, नेगेटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन होता है, इसको भी अच्छे से याद रखो। 1 ATM जो होता है 10⁵ पास्कल्स होता है, और जो पास्कल होती है SI यूनिट होती है प्रेशर की। लेकिन अगर कन्वर्ट करना हो तो हम लोग ATM में कन्वर्ट सकते हैं। गैसेस के जो प्रेशर हम लोग ATM में मेज़र करते हैं, लेकिन पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। 1 ATM = 10⁵ पास्कल्स। हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। द प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हम लोग के वातावरण में, जो हम लोग के सराउंडिंग, जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होती है, जो एयर होती है, उसका हम लोग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
हम लोग के वातावरण में एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, एयर मतलब जितनी भी गैसेस एयर होती हैं उसका जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हम लोग वातावरण में गैस होती हैं, एयर होती हैं, गैस ही तो होती है सब, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती हैं, तो इसीलिए हम लोग गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट से मतलब लेते हैं 1 ATM 180 2 ATM। इसके अर्थात गैसेस का जितने भी प्रेशर होते हैं ATM से लेते हैं, ना कि पास्कल वाली यूनिट से लेते हैं। तो सारी एकदम पॉइंट का अच्छे से विजन करा देना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 ATM एंड इज टेकन एज नॉर्मल। मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, सी के लेवल पर मतलब जो नॉर्मल रिवर सी हैं उनके लेवल पे जो प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वही एटमॉस्फेयर हम लोग की जितनी एयर होती है उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हम लोग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग जल्दी वाटर साइन टेम्परेचर केल्विन सारी चीज़ें भी पढ़ाई हैं। तो कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, फिर बताया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस का 273 प्लस केल्विन, 273 प्लस केल्विन तो 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273 में 10 ऐड कर देना तो हो जाएगा 283 केल्विन हो जाएगा। 283 केल्विन इसका आंसर होगा। 273 में 10 ऐड कर देना 10 डिग्री सेल्सियस 283 केल्विन हो जाएगा। सारी चीज़ें वही हैं, सारे आसान क्वेश्चन बैंक इसको अपने से लगाने हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक भी डाल दिए हैं पिछले वीडियो के पार्ट 1 के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये PDF नोट्स क्वेश्चन बैंक सब प्रोवाइड करा दिए थे, इसमें भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। और जो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो भी मैंने डाल दिए हैं। सारी पूरे कंप्लीट हैं ये चीज़। क्या क्या मतलब अच्छे से याद करना कि लैटेंट हीट क्या होता है, कन्वर्जन सेल्सियस और केल्विन स्केल का मैंने जो बताया 0 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस केल्विन। क्वेश्चन आते ही आते हैं इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इनको डाल दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस केल्विन लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई हीट। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब कैसे कन्वर्ट होते हैं स्टेट ऑफ मैटर पार्ट, वीडियो देखो सब याद आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा के कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब्लिमेशन क्या होता है, यही चीज़ें इसी चैप्टर में इसी वीडियो में पढ़ाया मैंने। इंटर कन्वर्जन क्या होता है, सब्लिमेशन, फ्यूज़न, कंडेंसेशन, सारी चीज़ें, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन। और 5 स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने उनके बिहेवियर कैसे हैं, कैसे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है किसमें गैप ज़्यादा है, वॉइड्स किसमें ज़्यादा है कम है, बिहेवियर क्या है, कैसे उनके पार्टिकल्स दूर होते हैं पास होते हैं, जगह कम होती है, मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज़्यादा है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, पिछले वीडियो मैंने जो एक चीज़ भूल गया था पढ़ाना, शुरू में बोला भी, मैं भूल गया, मुझे याद दिलाया बाद में। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में ही था कि ये मैटर इज़ अ फॉर्म ऑफ बेसिक 5 में पंच ये पढ़ा चुका था। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास मैटर होता है, मैंने अपने से बताया ये कि एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है वो मैटर होता है। और फेल्ट बाय सेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर, मतलब कि जो हम लोग के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम लोग के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक, कान, मुंह, मतलब जीभ और स्किन जो होती है हम लोग, ये भी सेंस ऑर्गन होती है। मतलब हम बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा। सेंस ऑर्गन्स हम लोगों ने जो मतलब सेंस कर सकते हैं वो ही मैटर होते हैं, समझे। अब एग्जांपल देता हूँ, सेंट है, सेंट की तुम स्प्रे करो, तुमको दिख रहा है स्पेस ऑक्यूपाई करता हुआ, दिखा नहीं, दिखा ना, मास उसके अंदर है, तुमको दिखेगा नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई वो भी नहीं दिखेगा नहीं तुमको, लेकिन तुम उसको सूंघोगे तो तुमको सूंघता हुआ समझ में आएगा कि स्मेल है इसके अंदर, तो मैटर होती है। तो ये एग्जांपल याद रखना, ये एक्सेप्शन टाइप का भी है। एनीथिंग विद ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस मास, मतलब मास हो, स्पेस हो, मैटर तो होती है, लेकिन अगर उसको हम लोग सेंस ऑर्गन्स यानी नाक, जीभ, स्किन, इन सब चीज़ों से जिसको हम फील कर सकते हैं, मतलब इस फेल्ट मतलब कि हम लोग उसको महसूस कर सकें, वो भी मैटर होती हैं। हम लोग सेंस ऑर्गन से जिसको महसूस कर सकें वो भी मैटर होती हैं। इसको अच्छे से आपको सेंट वाला एग्जांपल याद कर लो, सेंट को हम लोग स्प्रे करते हैं तो महक आती है, फील कर रहे हैं, तो मैटर है। तुम लोग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छे से समझ में आई है जानता हूँ, दोनों बार समझ में आया। कोई डाउट्स हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन बैंक डाल दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिए, क्वेश्चन जिसमें से आने ही आने हैं, इससे बढ़िया नोट्स PDF कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी अगर एकदम डिटेल में पढ़ना है तो NCERT है, NCERT से भी अच्छे नोट्स हैं, टेबल वूबल कुछ NCERT में भी दिए हैं, सारी मैंने यहाँ डाल दी है, सारे प्रोसेस समझा दिए अपने से कॉमन सेंस से, और सारी साइंटिफिक मीनिंग सारी चीज़ें आपको मिक्स करके मैंने पढ़ा दी, अच्छे से पढ़ा दी, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बोर्ड में आने के कौन से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं वो है, स्कूल एग्ज़ाम्स हैं वो छोड़ो, सारी एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को।